सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेन्योर का टॉपिक। ओके, सो मेन्योर क्या होता है? मेन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू दी सॉइल। बेसिकली हमने देखा था लास्ट क्लास में कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, हमारे सॉइल में जो या फिर हमारे प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मेन्योर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा और वो कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्वांटिटी हमारे सॉइल को भी देता है। मेन्योर कैसे बनता है, अब देखो। मेन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। अब यहाँ पर जो वर्ड आया ना ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि हम कहीं ना कहीं इसको नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब इतना आप याद रख सकते हो। उसके बाद मेन्योर, अब देखो नेचुरल तरीका क्या हो सकता है, एनिमल्स का एक्सक्रीटा और प्लांट का एक्सक्रीटा, दोनों की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं, दोनों की डीकम्पोजिशन से। Manure helps in enriching soil with nutrients and organic matter and increasing soil fertility. जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ेगा और जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सॉइल को, जैसे ऑर्गेनिक मैटर की, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट अगर वो बढ़ेगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मेन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग दी सॉइल स्ट्रक्चर। बल्क ऑफ मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें, मेन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो वो हेल्प करेगा सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। अब सैंडी सॉइल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना वो वाटर होल्ड कर सकते हैं उसको बढ़ा देगा। क्ले सॉइल्स में क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा अमाउंट में चला गया तो इट विल हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। अब ये दोनों में उल्टा दे रखा है, यहाँ पर उसने कहा है सैंडी सॉइल के लिए कि वो वाटर को होल्ड करे और क्ले सॉइल के लिए कहा है कि वो वाटर को ड्रेन करे, मतलब बाहर निकाले या फिर वाटर लॉगिंग ना हो जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि करेक्टरिस्टिक पड़े होंगे सैंडी सॉइल के क्ले सॉइल के। तो क्ले सॉइल क्या करती है, ऑलरेडी वो वाटर को होल्ड करके रखती है, तो अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा देंगे तो उसकी इतनी कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा पानी को होल्ड ना कर ले। अगर ज़्यादा पानी उसने ले लिया तो वाटर लॉगिंग होगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी। और सैंडी सॉइल में ये थोड़ी कम होती है कैपेबिलिटी कि वो वाटर को होल्ड करके रख सके, इसीलिए वहाँ न्यूट्रिएंट जल गए तो वहाँ थोड़ा वाटर वो अपने अंदर ले सकती है। मेन्योर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि हम नेचुरल तरीके से जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. अब देखो फार्म वेस्ट में वही जो प्लांट का वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट है, वही आता है, ठीक है। अगर हम उससे मेन्योर की प्रिपरेशन कर लेंगे तो हम जो फार्म वेस्ट था उसको रिसाइकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड। अब हमने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, बेसिकली तो हम वेस्ट मटेरियल यूज़ करेंगे एनिमल्स का, प्लांट्स का, लेकिन फिर भी हमने किस टाइप का यूज़ किया है उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर फर्दर क्लासिफिकेशंस है। जैसे कि फर्स्ट है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब क्या होता है, वर्म, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवली स्टॉक एक्सक्रीटा। अब एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट, तो काउ डंग भी वेस्ट है, सो लाइवली स्टॉक एक्सक्रीटा यानी कि काउ डंग एक्सेट्रा। वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, एनिमल रिफ्यूज़ हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि वही नॉर्मल जो छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के, ये सारी चीज़ें। सीवेज वेस्ट हो सकता है, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स। अब वीड्स तो है ही वेस्ट में, वीड्स की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस डीकम्पोजन पिट्स इज़ नोन एज कंपोस्टिंग।
पिट्स यानी कि क्या करते हैं, वहाँ पे खड्डे बना देते हैं ज़मीन में और उसमें सारी चीज़ें, वेजिटेबल वेस्ट है, छिलके हैं या फिर काऊ डंग है, सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद थोड़े दिनों तक उसको टाइम देंगे तो उसकी बढ़िया तरीके से डिकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक है, पिट यानी कि गड्ढा। इस मेथड को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। ठीक है, द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये सारा क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, सो कंपोस्ट में क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है और साथ ही साथ जब इनकी डिकम्पोजिशन कर दी तो न्यूट्रिएंट्स भी आ गए। सो कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैटर तो है ही, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब हम कंपोस्ट को जब अर्थवॉर्म का यूज़ करके बनाते हैं ना, ऐसा करते हैं कि कंपोस्ट में एक लेयर इस सारे वेस्ट की डाल दी, ठीक है, और उसके बाद अर्थवॉर्म्स की लेयर डाल दी, होता है ये मेथड। उसके बाद एक और लेयर डाल दी इनकी, मतलब इस सारे वेस्ट की, और फिर अर्थवॉर्म की लेयर डाल दी, डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना बड़ा वो बनाना है ना। सो अर्थवॉर्म का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वर्मी है, बताया था स्टार्टिंग में, वर्मी का मतलब वॉर्म। तो जब हम अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, क्योंकि हमें पता है अर्थवॉर्म क्या है, वॉर्म है, वेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है, फूड उसका ये सब वेस्ट ही होता है, वेस्ट मटेरियल जो एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो। तो वो इस जो हमारा कंपोस्टिंग वाला मेथड है, इसको थोड़ा स्पीड अप कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, सो वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट की डेफिनेशन लिखनी आ सकती है। उसके बाद है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और गुअर are grown and then merged by plowing them into the soil. These green plants thus turn into green manure which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो green manure में क्या होता है, प्रायर का मतलब पहले, तो सोइंग से पहले क्या होता है कि जो कुछ क्रॉप, हमेशा हर एक ही नहीं, कुछ क्रॉप सीड का क्या करते हैं, जैसे सन हेम्प हो या गुअर का प्लांट हो, इनको ग्रो करके उसके बाद प्लोइंग करते टाइम मल्च कर देते हैं इनको। उसके बाद जब ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो फिर एक सॉइल में नाइट्रोजन वगैरह की सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की बढ़ जाती है, जिसको हम ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है फर्टिलाइज़र्स। ये मैन्योर था जिससे हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम, अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग कर रहे हैं या फिर ग्रीन मैन्योर कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेन जो मकसद है वो यही है कि न्यूट्रिशन बढ़े, हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़े। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स देखो, एक होता है मैन्योर और एक होता है फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर हमने देख लिया कि हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, है ना, इनको हम बना रहे हैं नेचुरली। वहीं पे फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो इनकी प्रोडक्शन हम कमर्शियली करते हैं। कमर्शियली का मतलब जैसे कि उनको बेचने के लिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, आ गया ना NPK। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स इनकी सप्लाई करते हैं। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। अब वेजिटेटिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, मतलब हमारी वेजिटेशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब देखो, अगर किसी चीज़ की कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो, मतलब ऑफकोर्स ही बात है कि वो पैसों में जाएगी। अगर वहाँ पैसे लग रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ आ गया, यानी कि वो हाई कॉस्ट फार्मिंग की तरह एक फैक्टर है फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। अब ऐसा क्यों कहा कि फर्टिलाइज़र्स को हमें केयरफुली अप्लाई करना है, केयरफुली डालना है? क्योंकि देखो, केयरफुल रहना है हमें उनकी प्रॉपर, हम कितनी अमाउंट में डाल रहे हैं, कितने टाइम तक, और उनको डालने के बाद और पहले क्या रिज़ल्ट है।
तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी प्रिकॉशंस, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, हम कमर्शियली बना रहे हैं, है ना, कमर्शियली बना रहे हैं, यानी कि हम किसी ज़्यादा नेचुरल वे में काम नहीं कर रहे, हम एडिशनल सप्लाई कर रहे हैं नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, ठीक है। सो वो हो सकता है अगर हम ज़्यादा डाल दें तो हमारी सॉइल को नुकसान हो जाए। Sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plants. अब कई बार क्या हुआ, फर्टिलाइज़र डाल दिए, उसके बाद ज़्यादा पानी इरिगेशन कर दी, तो अब इरिगेशन यानी कि पानी आ गया सॉइल पे, तो वो सारा पानी ले जाता है फर्टिलाइज़र्स को, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते कि उससे पहले इरिगेशन की वजह से वो फर्टिलाइज़र चले जाते हैं। दिस एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लेड्स टू वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है इनसे, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मेनली अगर हम देखें तो ये फर्टिलाइज़र पानी के साथ गया है तो वाटर बॉडी में जाएगा, तो एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि वो वाटर पॉल्यूशन करता है। ऑल्सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो सकती है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय फर्टिलाइजर्स यूज्ड। क्योंकि फर्टिलाइजर ज़्यादा नेचुरल तो है नहीं, तो जो चीज़ नेचुरल कम होती है, नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देती है। सो सॉइल फर्टिलिटी कम कर देंगे अगर ज़्यादा यूज़ किया तो, यानी कि प्रॉपर डोज प्रॉपर टाइम अगर हमने नहीं देखा तो, ठीक है। और सॉइल फर्टिलिटी कैसे डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि हमारी सॉइल में क्या थे, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो थे नहीं, इतने कम ही थे, क्योंकि हमने जो है नेचुरल तरीका नहीं अपनाया, तो सॉइल की रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाई और फर्टिलाइजर्स के हार्म की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मतलब उनको भी हार्म हुआ था। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी ज़्यादा, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइज़र और मैन्योर की जगह ब्लैंक आ सकता है। शॉर्ट टर्म आप किस चीज़ का यूज़ करो कि आपको बढ़िया प्रोडक्शन मिले, यील्ड मिले, या लॉन्ग टर्म में किस चीज़ का यूज़ अच्छा रहेगा। अब देखो लॉन्ग टर्म में मैन्योर डाला है, क्योंकि मैन्योर क्या है, ज़्यादा नेचुरल है, वहीं पर फर्टिलाइज़र की बात करें तो वो इतना नेचुरल नहीं है, यानी कि क्योंकि अभी हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म हो रहे हैं या फिर सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से सो हम उनको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है, मतलब नाम में ही आ गया फार्मिंग, मतलब कोई फार्मिंग का सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कम से कम यूज़ करा जाता है केमिकल्स का, ठीक है। जैसे केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में, हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, तो इनका हम कम से कम यूज़ करते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा। देखो नाम में ही क्या आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो भी ये चीज़ें हैं ना, फर्टिलाइज़र है, हर्बिसाइड है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, क्योंकि एक तरह से ऑर्गेनिक सुनते तो अच्छे वाली फीलिंग आती है ना। कई बार हम कहते हैं कि मतलब उस टाइप से कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, है ना, यानी कि अच्छे वाली फीलिंग आती है। फर्टिलाइज़र्स वगैरह वहाँ यूज़ नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है ऑर्गेनिक चीज़ों पे। जैसे कि मैन्योर हमने देखा था, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिकली प्रिपेयर कर रहे थे कंपोस्टिंग से या वर्मी कंपोस्ट से, या फिर हम रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट लेंगे, लाइव स्टॉक का एक्सक्रीटा, लाइव स्टॉक मतलब कि एनिमल्स,
एनिमल्स का एक्सक्रीटा वगैरह, इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है। यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स, बायो मतलब लिविंग एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अब ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक तरह के, और इनका हम यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र बनाने में। अब यहाँ जैसे बायो एजेंट वर्ड आ गया, बायो का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम लिविंग चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही बायो एजेंट आ गया, एजेंट का मतलब कि कोई ऐसी लिविंग चीज़ जिसका हम काम कराने वाले हैं। तो लिविंग क्या हो गया यहाँ पे? ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है। और बायो फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है? कि एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि लिविंग चीज़ की हेल्प से बना है। ठीक है। नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एज बायो पेस्टिसाइड्स। अब ये देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ यही नहीं है कि हम फार्मिंग करते हैं उस टाइम इन केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, स्टोरेज भी करते हैं। तो भी जैसे घर में नॉर्मली देखा होगा, अगर गेहूँ वगैरह रखने हैं तो नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब ग्रेन की स्टोरेज करते हैं उस टाइम पे भी नीम लीव्स या फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सब डाल दिए जाते हैं बायो पेस्टिसाइड। यानी कि ये जो यहाँ पर पेस्टिसाइड था ना, उसको हटा के हम बायो पेस्टिसाइड, हम केमिकल्स का यूज़ ना करके हम एक तरह से ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें नुकसान ना हो, क्रॉप्स को नुकसान ना हो। विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन एज डिस्कस्ड बिलो। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients. अब देखो, अगर जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स को मिक्स करके उगाया जाता है। इन टाइप की जो क्रॉपिंग सिस्टम है ना, यहाँ पर एक फ़ायदा तो ये है ही कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग फसल को कोई कुछ और न्यूट्रिएंट रिलीज़ करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, तो उस वे में न्यूट्रिएंट्स वगैरह बैलेंस रहते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ इंसेक्ट वगैरह पे भी ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इरिगेशन। समझ आया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? जहाँ पर हम केमिकल्स का कम से कम यूज़ करते हैं। ठीक है, वही होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इरिगेशन मतलब कि जैसे सिंचाई बोलते हैं जिसको हिंदी में। Most agriculture in India is rain fed, that is the success of the crops in most areas is dependent on timely monsoons and sufficient rainfall spread through most of the growing season. इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर ज़्यादातर, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है ना इंडिया पे, वो रेन पे डिपेंडेंट होता है कि बारिश आएगी तो हमारे खेतों में पानी आ जाएगा। उस टाइप से गांव में सुना होगा कि काश आज बारिश आ जाए या ना आए। तो वो क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, वो ज़्यादातर बारिश पे डिपेंड करता है, मॉनसून सीज़न पे डिपेंड करता है कि फसल किस टाइप की होंगी, फसल अच्छी उगेंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि इरिगेशन यानी कि पानी तो फसल को भी चाहिए, तो टाइमली अगर मॉनसून हो गई ढंग से, जितनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उतनी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है। देखो, पुअर मॉनसून्स यानी कि ख़राब हो गए, मतलब कि पानी या तो टाइमली नहीं आया या रेनफॉल कम हो गई या ज़्यादा हो गई। पुअर मॉनसून्स कॉज क्रॉप फेलियर, ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop. अब देखो, अगर खाना पानी हमें टाइम पे मिलेगा तो हम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। उसी टाइप से अगर क्रॉप्स को, एक तो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, वो तो हमने देख लिया कि हम अच्छे सीड्स वगैरह लगा देंगे, लेकिन अगर हम टाइमली वाटर भी सप्लाई करेंगे ना, तो उससे भी जो हमारी क्रॉप की यील्ड है वो अच्छी होगी। ठीक है। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. ठीक है। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इरिगेशन
यानी कि पानी खेतों तक जाए उसके लिए अलग अलग सिस्टम लाए जा रहे हैं, कहीं ट्यूबवेल है या फिर कैनाल वगैरह उस टाइप से, ताकि हमारे खेतों में टाइमली पानी जा सके। तो अभी हमने देख लिया कि इरिगेशन क्या होता है, यानी कि हमारी फसलों को टाइमली वाटर चाहिए। और एक कंडीशन होती है ड्रॉट की। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। तो ड्रॉट जो है वो अब नॉर्मल सी बात है, सूखा कब पड़ेगा? जब पानी की कमी होगी। सो ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। स्कैरसिटी यानी कि कमी, या फिर या तो बारिश हो ही नहीं रही है, उनकी कमी है, या फिर वो कभी किसी एरिया में ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है रेन्स की, या फिर कमी है। कुल मिला के पानी की कमी को सूखा बोलते हैं, वही ड्रॉट। अब हमने बात करी थी कि हमारे इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिपेंड करते हैं, फार्मर्स जो है डिपेंडेंट होते हैं रेन पे अपनी इरिगेशन के लिए। सो ड्रॉट की वजह से जो रेन फेड फार्मिंग होती है ना, वो वाले एरिया जहाँ पर रेन से डिपेंडेंट होती है कि बारिश आएगी जब हमारे खेत में सिंचाई होगी, पानी मिलेगा फसलों को, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, बारिश की तो कमी को हम ड्रॉट बोल रहे हैं। बारिश आ नहीं रही तो वो वाला पार्ट जहाँ पर हमने खेत वगैरह लगा रखे हैं, खेत है, वो भी ख़राब हो जाएगा। where farmers do not use irrigation for crop production and depend only on rain। अब सिंपल सी बात है, अगर रेन पे डिपेंडेंट है और रेन की कमी हो गई तो फार्मर्स को भी दिक्कत होगी। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होता है कि कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर सोख के रखती हैं, जैसे क्लेई सॉइल्स और सैंडी सॉइल्स। क्ले सॉइल्स जो होती हैं उनके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वहीं पर अब जैसे लाइट सॉइल्स है, ये जो है अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती, पानी को अपने अंदर नहीं रख सकती। ठीक है। सो जहाँ पर लाइट सॉइल्स होंगी, जो एरिया जहाँ पर ऐसी मिट्टी है, लाइट सॉइल है, वहाँ की जो क्रॉप है वो तो बहुत ज़्यादा एडवर्सली, मतलब बुरे तरीके से अफेक्ट हो जाएंगी सूखे की वजह से, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो उसने अपने अंदर पानी भी होल्ड करके नहीं रखा है कि वो थोड़ा बहुत यूज़ ही कर लें। तो उससे क्या होगा कि भाई बारिश नहीं आई तो पूरे साल की फसल ख़राब हो जाएगी। और इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ानी है, यहाँ तो कम हो जाएगी। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट इस चीज़ से बचने के लिए कुछ क्रॉप वेराइटीज़ बनाई है साइंटिस्ट ने, जो कि ड्रॉट को टॉलरेट कर सकती हैं। टॉलरेट का मतलब हाँ, सह सकते हैं उसको, रेजिस्ट कर सकते हैं उस कंडीशन से। ठीक है, समझ आ गया अब ड्रॉट और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, इरिगेशन को ही कंटिन्यू कर रखा है यहाँ पे, वो ड्रॉट का पॉइंट आ गया था बीच में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे क्या है, वाटर रिसोर्सेज हैं। और क्लाइमेट भी इंडिया का अब अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्लाइमेट में भी। इस तरीके की कंडीशन में कुछ अलग अलग तरीके हैं इरिगेशन के। ठीक है, अलग अलग सिस्टम हमने अडॉप्ट करे इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन का मतलब बेसिकली कि हम अपनी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वाटर दे रहे हैं क्रॉप्स को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल, दीज इंक्लूड वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। अब डिपेंड करता है ना कितना पानी है हमारे पास। ये क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं। वेल यानी कि कुएं, कैनाल है, नदियां हैं, टैंक हैं। उसी के बेसिस पे इरिगेशन का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया हमने। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्स यानी कि कुएं, उससे स्टार्ट करते हैं। वेल्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब ट्यूब वेल्स तो नाम कॉमन है, सुना होगा। और डग वेल्स वो होते हैं जो हम कुआं सोचते ही दिमाग में जो आते हैं ना हमारे,
कि ज़मीन में होगा गहराई में बहुत ज़्यादा और पानी खींचते हैं, वो होते हैं डग वेल्स। और ट्यूब वेल्स का मतलब है जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, नॉर्मली डग वेल से कम डेप्थ होती है इनकी, लेकिन यहाँ पर भी पानी स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पम्प्स फॉर इरीगेशन। अब ये दोनों क्या हुए, समझ आया? नहीं आया? देखो, डग वेल्स में क्या होता है कि पानी जो है हमें खींचना पड़ता है, ठीक है, और जो ट्यूब वेल्स है वो अपना गहराई से भी मतलब पानी को खींच के ले आते हैं। स्ट्रैटा का मतलब होता है बेसिकली लेवल, ठीक है, स्तर जिसको बोलते हैं नॉर्मल हिंदी में। कि अब ट्यूब वेल्स की बात करें, ये तो बता दिया कि उनकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है, लेकिन ये जो है पानी डीपली मतलब डीपली ये अब पानी को खींच सकते हैं, ठीक है। और डग वेल जो होते हैं वो तो होते ही गहरे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे पंप से हम क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और फिर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैनाल्स। अब कैनाल्स क्या होता है? दिस इज़ यूजुअली an elaborate and extensive irrigation system. In this system, canals receive water from one or more reservoirs or from rivers. The main canal is divided into branch canals having further distributaries to irrigate fields. अब जैसे रिवर्स होती है, रिवर्स में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, लेकिन कैनाल्स कह सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं उनकी छोटी फॉर्म, ठीक है। कैनाल जो होती हैं वो पानी कहाँ से रिसीव करेंगी? फ्रॉम रिजर्वर और फ्रॉम रिवर्स। रिजर्वर मतलब वही पानी जहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, वहाँ से एक या एक से ज़्यादा कहीं से भी इकट्ठा हो गए पानी एक जगह जाता है जिसको कैनाल बोल देते हैं। और जो मेन कैनाल होती है उसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये SST में पढ़ते हैं कि उस गांव के लिए वाली कैनाल, वो वाली, तो उसको ब्रांचेस में डिवाइड करके ताकि सबके पास वाटर सप्लाई प्रॉपरली हो सके, इसीलिए अच्छे से उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और फिर पानी मिल जाता है तो हम अपनी फील्ड को अच्छे से इरिगेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो हमारी खेती वाली फील्ड है उसको अच्छे से पानी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर फील्ड सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम। इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट or irregular due to inadequate reservoir release, the lift system is more rational. Water is directly drawn from rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers. अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि रिवर, देखो जो नदियाँ होती हैं वो हर जगह तो नहीं होती, इसीलिए क्या करा कि बहुत सारी, जैसे नदियों में बहुत सारा पानी होता है तो उसको कैनाल्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया और मेन कैनाल को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। लेकिन रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई गांव रिवर के पास ही है, कोई एरिया नदी के पास ही है, यानी कि आस पास में ही नदी है, सो वहीं से डायरेक्ट पानी ले लेते हैं। अगर कैनाल का जो वाटर है वो इनसफिशिएंट है या फिर वो इरेगुलर है, इनसफिशिएंट यानी कि कमी है, उसमें काफ़ी नहीं है जिसको हम अपनी फील्ड्स को इरिगेट कर सकें, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लिफ्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं वहाँ पर, उस केस में जहाँ पर कैनाल फ्लो काफ़ी नहीं होता, ठीक है। और लास्ट है टैंक्स। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज। अब टैंक एकदम कैनाल, रिवर, या नाम से ही पता लग रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन टैंक क्या है? कोई छोटा सा स्टोरेज का है रिजर्वर। रिजर्वर क्या होता है? बेसिकली जहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठी हो रखी हो। अब यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं तो वाटर रिजर्वर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है पानी इकट्ठा रहता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें और ज़्यादा इनिशिएटिव्स की, क्योंकि जो हमने अभी देखा रिवर, कैनाल, टैंक, ये सभी होते तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि हमें जो है पानी तो मिल रहा है डायरेक्टली, हम सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट नहीं है पानी के लिए। अब हमें और भी एक और चीज़ मिल गई जिससे हम अपने खेतों को पानी डाल सकते हैं,
और हमारी क्रॉप्स की यील्ड अच्छी हो सकती है। लेकिन अब जो रेन वाटर होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी तो यूं ही चला जाता है, उसको भी अगर हम बचाएंगे तो और पानी मिल जाएगा, क्योंकि कई बार तो कमी हो जाती है ना पानी की, किसी एरिया में, पूरे एरिया में दिक्कत हो गई। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अपने वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कोई और पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। सो खेती करने के लिए, ताकि हमें और अच्छे से कभी कमी ना पड़े वाटर की, पानी की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब कि जो बारिश होती है ना, अब उस पानी को हम बचाते हैं। अब अलग अलग तरीके होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ठीक है। वो सिस्टम में पढ़ोगे कि कभी हम क्या करते हैं कि घर के पास एक बड़ा सा टैंक टाइप का नीचे लगवा लेते हैं अंडरग्राउंड, और ऊपर से छत से पाइप कनेक्ट कर देते हैं, तो उस टाइप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं। This involves building small check dams which led to an increase in groundwater levels. The check dams stop the rainwater from flowing away and also reduces soil erosion. ठीक है, सो यहाँ पर क्या बात करी है, वो तो मैंने घर की बात कर ली कि घर में किस तरीके से हम ऐसा सिस्टम डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बड़े स्केल पे बात करें तो क्या होता है, हम चेक डैम्स लगाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मतलब कि बनाना, हम चेक डैम्स को बनाते हैं छोटे छोटे, ताकि जो रेन वाटर, जो बारिश हुई है पानी, अब वो डायरेक्टली हमारी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए, और सॉइल में एब्जॉर्ब होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उस पानी को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, वहाँ चेक पॉइंट्स लगा देंगे कि वो वेस्ट ना जाए, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो हमारा रेन वाटर है वो फ्लोइंग अवे, मतलब कि ऐसे ही बह नहीं पाएगा, वेस्ट नहीं हो पाएगा, और उसके साथ साथ सॉइल इरोजन भी बच जाएगा, कम से कम सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न्स। अभी तक का रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर से। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था मैन्योर से। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर होता है बेसिकली, है ना, मतलब कि हम ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, हम एनिमल एक्सक्रीटा या फिर प्लांट्स के जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं उनका यूज़ करके हम ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, जो कि हमारी सैंडी सॉइल्स की अगर हम बात करें, सैंडी सॉइल्स में जैसे अभी आया था इरिगेशन वाले कॉन्सेप्ट में कि वाटर होल्ड नहीं कर पाते, इस टाइप से सैंडी सॉइल्स जो है कम से कम वाटर होल्ड करती है, ज़्यादा नहीं कर पाती, तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देती है जितनी रिक्वायरमेंट है, कौन, मैन्योर, ठीक है। और जो हमारी क्लेई सॉइल्स हैं वो ज़्यादा ही वाटर को होल्ड कर लेती हैं, तो ताकि ज़्यादा ना कर पाएँ, थोड़ा निकल भी जाए, क्योंकि जो है नॉर्मल लेवल ठीक रहते हैं, उससे कम हुआ तो भी दिक्कत है, उससे ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है ना, ठीक है। मैन्योर में हम जो है ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ प्रोडक्शन दिखा रखी है कि हम किस तरीके से मैन्योर्स बना सकते हैं। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में हैं तो बाकी लगभग सेम ही, बस वर्मी में जो मतलब कंपोस्ट में जो वर्मी वर्ड आ जाता है वो बताता है वर्म, यानी कि हम लेयर्स वगैरह बनाते हैं और साथ में अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ये टाइप्स हैं मैन्योर, किस किस टाइप के होते हैं। फिर अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैन्योर था ऑर्गेनिक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारे प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब वही हमारे प्लांट पार्ट्स, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, लेकिन यहाँ हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और अगर हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नेचुरली हम काम नहीं कर रहे, तो अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गए तो वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है और हमारी जो फसलें हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स किसके हैं, फर्टिलाइज़र के, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं हमारी मैन्योर के। मैन्योर ओवरऑल जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फिर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी थी, वही जो फर्टिलाइज़र हमने देखा कि देखो यहाँ हमने जो है
लिखा है कि हम नो यूज़ किसका करेंगे, फर्टिलाइज़र का, हर्बिसाइड का और पेस्टिसाइड का। लेकिन यहाँ हमने मैन्योर नहीं लिखा। मैन्योर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो मैन्योर है वो क्या है, ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, यानी कि हम उसको ऑलरेडी नेचुरल तरीके से बना रहे हैं, तो हम उसका यूज़ करना कम नहीं करेंगे, मैन्योर को यूज़ करेंगे। देखो ये मैन्योर को यूज़ करा जाएगा, ठीक है। लेकिन पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, क्लियर हो गया ना कि पेस्ट इस साइड का मतलब वही होता है जो उस चीज़ को मारे, ठीक है। हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र तो अलग हो गया। तो पेस्ट वही होते हैं जो हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं, और हर्बिसाइड जैसे वीडीसाइड, उसी की क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो ये है हमारा नेचुरल तरीका फार्मिंग का। उसके बाद हमने इरिगेशन की बात करी थी कि कुछ फार्मर्स, हमारे इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स डिपेंडेंट होते हैं रेन वाटर पे, और अगर सूखा पड़ जाता है किसी एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उन फार्मर्स को जो कि नेचुरल मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने वाटर रिसोर्सेज देखे, वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम और टैंक्स क्या होते हैं, समझ आया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न से।